हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंसारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी और आज से हम लेके आ गए हैं हिंदी। जो ये सीरीज़ चलने वाली है, ये यूपी टेट, एमपी टेट, लेखपाल किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको हिंदी पूछा जाता है तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। आज हम वर्णमाला की ये पहली क्लास होगी और ये वर्णमाला का पार्ट 1 होगा। इसके बाद वर्णमाला का पार्ट 2 भी आएगा, जिस दो वीडियोस में हम 15-15 मिनट के दो वीडियोस में वर्णमाला को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की हम वीडियोस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के बारे में, जो कि हम शुरुआत कर रहे हैं वर्ण रचना से। इसमें देखिए, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। देखिए, मुख से कोई भी ध्वनि निकलती है लेकिन उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे का, च, ट, प, म, कोई भी वर्ड निकल रहा है तो उसको हम वर्ड कहते हैं। कोई भी ध्वनि निकलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, छोटे बड़े एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 10 बार पूछे गए होंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करिएगा कि ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये स्लाइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला, देखिए, वर्णमाला की जो कुल संख्या होती है वो 52 होती है और जो मूल संख्या होती है वो 44 होती है। आपको याद रखना है, जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि वर्णमाला में कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 52 होती है। और अगर पूछता है कि मूल संख्या कितनी होती है तो आपको वहां पे 44 मारना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा और हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, वर्णमाला का वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। कितने रूपों में हुआ है? 3 रूपों में हुआ है। कौन कौन सा हुआ है देख लेते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर और तीसरा तारत्व के आधार पर, ठीक है। आगे कर हम बढ़ते हैं और एक एक करके आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। देखिए, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, सबसे पहली बात कि जो स्वर होते हैं उनका अस्तित्व एकदम स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन होते हैं उनका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है। ये एक बिग डिफरेंस है स्वर और व्यंजन में, ठीक है। और जो हमारा स्वर है इसके उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। और दूसरी चीज, इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। जैसे ऑप्शन आपको दे देगा कि मात्रा किसे कहते हैं, उसमें स्वर, व्यंजन, घोष, अघोष ऐसे सारे वर्ड दे देंगे, ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको क्या लगाना है कि मात्रा किसे कहते हैं? स्वर को कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं यहाँ पे। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे जो 11 हैं इन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसा कि इंग्लिश में वॉवेल जिसे बोलते हैं उसी को हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वर वर्णों के भेद, यानी स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है। आइए एक एक के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहला हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर, यानी ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाता है। देखिए, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हमारा सबसे कम समय लगता है, यानी इसको एक मात्रक भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी कितनी संख्या होती हैं? 4 संख्या होती हैं। कौन कौन सी? आ, ई, उ, री। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ह्रस्व स्वर हो गया हमारा। अब दूसरा हमारा आ गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिए,
दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। अगर उसको एक मात्रक बोलते थे तो दीर्घ स्वर को दो मात्रक बोलते हैं, यानी ह्रस्व स्वर का दोगुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। इनकी मूल संख्या कितनी होती है? इनकी मूल संख्या 3 होती है। कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा दोस्तों। ये सारी चीजें नोट करिएगा और प्लीज आप एक नोट्स बनाइए, उसमें सारी चीजें नोट करके आप उसका रिवाइज करिए और फिर देखिए कि कितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संयुक्त स्वर आ गया। हमने क्या क्या पढ़ा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, संयुक्त स्वर। देखिए जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जो आपका ए, ऐ है, देखिए जो ए है आपका, ये आपका किससे बना हुआ है? देखिए ये छोटा आ प्लस ई से बना हुआ है। जो आपका ए है वो किससे बना हुआ है? छोटा आ और प्लस ए से बना हुआ है। ठीक है, फिर आप देखिए जो आपका ओ है, ओ किससे बना हुआ है? ओ हमारा बना हुआ है छोटा आ और प्लस ऊ से, और यहीं पे ओ जो हमारा है वो किससे बना हुआ है? तो छोटा आ और प्लस ओ से बना हुआ है। इसको आप नोट करिएगा। ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, और कभी कभी उसका संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर, यानी ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। इनकी संख्या सिर्फ 1 होती है। जैसे कोई चीज हम ओम बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे ना, ओम, तो इसमें 3 गुना समय लग रहा है। देखिए इसको 3 गुना समय इसमें लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 गुना समय, सबसे कम समय लगेगा। दीर्घ में उससे डबल लगेगा और प्लुत में उससे ट्रिपल लगेगा। संयुक्त में 2 स्वर वर्णों को मिलाकर उसकी उत्पत्ति होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अयोगवाह, यानी जान लेंगे यहाँ पे अयोगवाह और नपुंसक वर्ण किसे कहते हैं। ये 2 होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। देखिए अनुस्वार अंगा को कहते हैं और विसर्ग आह को कहते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, काट दीजिएगा, ये होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हमारा स्वर खत्म हो गया, अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, देखिए जो स्वर था उसमें उसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन में उसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है। यह हमेशा किसी की सहायता से ही बोले जाएंगे, किसी की नहीं, स्वर की सहायता से बोले जाएंगे हमेशा। और इसमें देखिएगा इनकी कुल संख्या 39 होती है और मूल संख्या 33 होती है। इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आता है स्पर्श व्यंजन। देखिए कुल संख्या कितनी होती है स्पर्श व्यंजन की? तो कुल संख्या हमारी 25 होती है, और यहीं पे कहेंगे कि मूल संख्या कितनी होती है, तो ये 16 होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे ये 25 और 16 क्या है, आपका कंफ्यूजन दूर किए दे रहे हैं। देखिए का से लेके मां तक, का से लेके मां तक जितने भी हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। देखिए 5 ये है, 5 ये है, ये 5 गुणे 5 25 होते हैं। ये पूरी ये हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इसी में जो लास्ट वाले का है, ये देखिए, एक मिनट, ओहो एक मिनट, ये लास्ट वाला जो है इसको नासिक वर्ण बोलते हैं। ठीक है, और जो ये है होस्ट वाला, पा फा बा भा मा, अभी होस्ट नासिक ये सारी चीजें आगे हम क्लियर करेंगे आपकी। तो इनको हटा देने के बाद जो वर्ड बचते हैं उसको हम स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या मानते हैं। यानी जो यहां से यहां तक संख्या है यह हमारी मूल संख्या है स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं? व्यंजन के भेद देखिए, सबसे पहले अभी तो हम चर्चा कर रहे थे स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन को ही उदित व्यंजन भी बोलते हैं। का से लेके मां तक इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अंतःस्थस्थ व्यंजन।
ये अंतःस्थ व्यंजन क्या है? या रा ला वा, जिसको बोलने में हमारी सांस अंदर की तरफ जाती है। जैसे बोलिए या रा ला वा, बोलिए जहां पे भी हैं आप, या रा ला वा, तो सांस अंदर की तरफ जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब होता है गरम, यानी शा खा शाह। हथेली आप अपने मुंह के पास रखिए और बोलिए शा खा शाह, तो ये गरम गरम हवा निकलेगी, इसीलिए इसको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, इनकी संख्या भी 4 होती है। छत्र ज्ञ स्र, इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए या और वा को, जो हमारा या है और वाह है, इसको हम अर्ध स्वर कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए प्लीज इसको आप जरूर नोट करिएगा कि या और वाह को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, इस चीज को तो हमने बता ही दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद में आता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और इसकी पार्ट 2 भी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, इसलिए आप पार्ट 2 भी इसका देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आएगी और आगे हम और भी जो हिंदी का बाकी का टॉपिक है उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।